तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 327 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यार पूरी सिटी के ऊपर और भी पावरफुल तरीके से अटैक होना शुरू हो गया था। यह एल्डर्स करके एक एक करके मारे जा रहे होते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि जब लू फेंग ने सिटी बिल्डर सील को पूरी तरह से रिफाइंड कर लिया था, लू फेंग वापस से फिर से अपने उसी सेक्लूडेड कल्टीवेशन चैम्बर में जाकर लौट जाता है और अपने आप को फुली लाइफ एंड डेथ के मिस्ट्रीज को कॉम्प्रिहेंड करने में लगा देता है। हेलो, उसने अपने एक थोड़े से हिस्से को लाइफ एंड डेथ ग्रैंड फॉर्मेशंस को कंट्रोल करने के लिए छोड़ रखा था और साथ में एक एल्डर लेवल क्लोन्स को भी डिस्पैच कर रखा था ताकि वो इनफिल्ट्रेटर्स को जो कि कोर रीजन में मौजूद है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। उसका जो मेनली 90% प्राइमरी फोकस होता है वो सारे टावर्स अपने कल्टीवेशंस पे ही होते हैं, जिसको कि लू फेंग अभी फिलहाल में कर रहा होता है। स्पेशली लू फेंग ने 100 ट्रिबुलेशन हार्ट एसेंस को कंज्यूम किया था, तो ऑलरेडी उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन और थिंकिंग स्पीड है वो 3000 फोर्स तक जा चुकी थी, जिसके साथ लू फेंग अपने लाइफ एंड डेथ को एक साथ मर्ज करना शुरू करता है। उसको बहुत ही स्पीड से मर्ज करना शुरू करता है, लेकिन बताया जाता है कि लू फेंग की जो डॉ ऑफ फ्यूजन होती है वो किसी ऑर्डिनरी हाफ ह्यूमन डॉ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड हो चुकी थी, मतलब उससे भी ज़्यादा गहरी अपने लू फेंग की बेस मौजूद हो चुकी थी। और अगर इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट करके क्वालिफाई करना, इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाना, तो इसमें लू फेंग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको अपनी लेवल की बहुत ही कंप्लीट ओवरवेलमिंग तरीके से मास्टरी का होना जरूरी है। लू फेंग ऑलरेडी अपने फाइनल थ्रेशोल्ड स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन लू फेंग एक सुप्रीम ट्रेजर पे रिलाई करने के बावजूद भी सिंगल डे में ब्रेक थ्रू कर पाना ये लू फेंग के होप से भी ज़्यादा दूर होता है। लू फेंग ने नहीं सोचा होता कि क्या वो ब्रेक थ्रू कर सकता है या फिर ना। लू फेंग यहाँ पे क्या आता है कि बात करूँ पूरे एक दिन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर अगर मेरे पास कुछ और दिन होते तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता कि मैं ब्रेक थ्रू कर ही लेता। लू फेंग अभी भी जानता था कि सिचुएशंस कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब वो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को लेवल अप कर सके। इसके साथ वहाँ पे तभी पैलेस मास्टर युंग जियांग पूरी निराशा के साथ लू फेंग से कहता है कि लू फेंग, जब से तुम सिटी बिल्डर सील्स को रिफाइंड किए हो, यूना सिटी ने ऑलरेडी 15 और एल्डर्स को खो दिया है, मतलब और पहले भी खोया था, लेकिन लू फेंग के एल्डर यहाँ के पैलेस मास्टर बनने के बाद यहाँ पर फिर से 15 और एल्डर्स मारे गए होते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिफेंस फॉर्मेशंस अभी कोलैप्स होने के वर्ड्स पे हैं। तुम अपने फॉर्मेशंस को यूज़ करो ताकि तुम अपने सिटी को डिफेंड कर सको। अब ये देखकर लू फेंग पूरी तरह से काब होता है, क्या 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 ये इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है। लो, यहाँ पे एल्डर टीम्स के बंदे सारे ग्रुप्स में काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग जानते हैं, पिछले एपिसोड में हम लोग जान रहे कि कैसे किंग आता है, मारता है और चला जाता है। वो सारे एल्डर्स घंटा उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे, वहाँ पे उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। और यही सब था, वहाँ पे अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बेविचिंग वर्म्स और 5 मेन क्लैन लीडर्स की ट्रू बॉडी थी, जो एक एक करके एल्डर्स को असैसिनेट कर रही थी। उसके स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक बार एल्डर्स मारा जाता तो उसके जितने भी इनकारनेशंस 9 रिवर्स सैक्रेड रियलम में मौजूद थे वो सभी वाइप आउट हो जाते हैं। इसके साथ हेल मास्टर युंग जियांग अपनी आवाज़ से कहते हैं कि हमें कैसे भी करके बाहर के एनिमी को रोकना होगा। अगर वो सारे एनिमीज अंदर आने में कामयाब हो गए तो यार पूरा सिटी का तबाह नाश होना लिखित है और सब खत्म हो जाएगा। जिसके साथ वो उसको मैसेज करते हुए भेजते हैं कि तुम्हें सिटी के डिफेंस फॉर्मेशंस का पार्ट बनना होगा ताकि तुम एक्सटर्नल अटैक्स को रेसिस्ट कर सको। जिसके साथ लू फेंग डिसाइड करता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और लू फेंग भी इस बात को अच्छे से जानता है कि यार अगर एक बार वो अंदर घुस गई ना तो वो हर एक एल्डर्स को बड़ी आसानी से एकदम से ख़त्म कर देंगे, जिसके कारण पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की डिफेंस एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। और इस पॉइंट पे हम लोग अपने इस मास्केयर को, इस
कत्लेआम को कभी भी नहीं रोक सकते, ये खत्म होगा ही। जिसके साथ लू फेंग अपने लाइफ एंड डेथ ग्रैंड फॉर्मेशंस को एक्सपैंड करना शुरू करता है और वो अपने यूनान सिटी के डिफेंस बैरियर को इंटीग्रेट करना शुरू करता है। लू फेंग की फॉर्मेशंस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी कि वो आराम से किसी 40 से 50 एल्डर्स की कमांड इंस्ट्रूमेंट को मैच कर सकती है, जिसके कारण सिटी के डिफेंस पर लगने वाला जो प्रेशर था उसको कम किया जा सकता है। पैलेस मास्टर की फॉर्मेशंस वो अभी भी एनिमीज को रिपेल कर रही थी, जिसके साथ यहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे वो सभी बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। अब ये सभी चीज़ें तो हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लर्किंग लीडर्स होते हैं वो सभी हंसना शुरू कर देते हैं। वह हंसते हुए कहते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचने वाला, अब हम सबको ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जब लू फेंग ने अपने लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस को एक्टिवेट किया था तो उसने बाहर के बंदों से फाइट करने के लिए अपने उस लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस को एक्टिवेट किया था, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस उन्हें ख़त्म कर देते। और जबकि वो फॉर्मेशंस बाहर से एनिमी से फाइट करने में लगी थी तो इन सब के पास एक मौका आ गया था कि वो अंडर वाले एल्डर्स को फिर से मारना शुरू कर दें। जिसके साथ किंग फिर से सबको इशू करता है और कि जितने भी इन्फिल्ट्रेटर स्ट्रीम हो सब लोग फिर से रीग्रुप हो और एल्डर्स को हंट डाउन करना शुरू करो। जितने भी 19 लाइट स्प्लिटर स्क्वाड्स बचे हुए थे वो ओरिजिनली छिपे हुए थे और स्कैटर्ड टुकड़ों में बटे हुए थे, जो कि यहाँ पे अभी के फिलहाल निकलने वाले थे। वहाँ पे उन्हें पता था कि निकलेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे छिपे हुए थे। लेकिन जैसे उन्हें भी पता चलता वो काफ़ी आक्रोश हो जाता है, सब लोग निकल पड़ते ताकि वो अपने उन सारे एल्डर्स को मारे जा सके। जिसके साथ वहाँ पे सब लोग अपने मिशंस को कैरी ऑन करना शुरू करते हैं। यूनान सिटी फिलहाल में अपने आप को यहाँ पे रोक कर ही रख सकता है। अगर एल्डर्स और भी मारे गए तो बाहर की फॉर्मेशंस और भी वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से उतनी ही जल्दी अपनी इनर सिटीज की फॉर्मेशंस ब्रेक हो जाएगी। जिसके साथ ऐसे ही और कई सी बातें होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बकवास है, तो आपको वो ऑलरेडी पता है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। बस वही एल्डर्स और हार्ट बीविचिंग के बारे में ही होती है, जो कि आपने ऑलरेडी इतने सारे एपिसोड से रिपीट बात सुनते हैं। जिसके साथ यहाँ पे सडनली सारी चीज़ें चलने लगता है, वो सारे क्लोन्स निकल कर अपने एल्डर्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कोई बंदा आ जाता है, मतलब हार्ट बीविचिंग की जो इलाइट ग्रुप होती है वो सामने से जा रही थी, लेकिन तभी लू फेंग उसके रास्ते में आ जाता है। जिसको देखकर वो सब कहते हैं ये तो लू फेंग है, हम तो इसको खोज भी नहीं, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत की है हमारे सामने आ गए। जिसके कारण उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये बार बार हमारे रास्ते को काट रहा है किसी बिल्ली की तरह, जिसकी वजह से वो सब मिलकर लू फेंग पर अटैक करने लगते हैं। वो सब लीडर लेवल के बेंग्स थे, तो इसलिए उन सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ डर रहे थे उसी टेरिफाइंग फॉर्मेशंस की। इसलिए यहाँ पे वो लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे ही कर सकते हो। जिसके साथ वो सभी बंदे यार कह सकते हो कि लू फेंग पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब लू फेंग एक एल्डर नहीं था, इसलिए कोई से फाइट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन यार लू फेंग भी उन सबसे फाइट करने के लिए आया था, जिसकी वजह से उनको भी फाइट करना पड़ता। और तभी वहाँ पे जो 6 लीडर्स मौजूद थे वो सभी अपने स्पिरिचुअल विल पावर से अपने लू फेंग पर अटैक करता है, उसके स्पिरिचुअल विल पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। और हमें बताया जाता है कि जो क्लोन इन सब के सामने होते हैं ना, ऑलरेडी उसके पास इमॉर्टल हार्ट और पाम रियलम होता ही नहीं है, मतलब लू फेंग के पास ये सैट वजह से होती नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल एक क्लोन होता है। लेकिन इन सब के बावजूद लू फेंग एक सिटी लॉर्ड था, वो ऑलरेडी यूनान सिटी के प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस के अंदर से अपने पावर्स को चैनल कर सकता था। और साथ में लू फेंग ने ली वन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर रखा था, उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी डीपर हो चुकी थी, इसलिए वो ली वन टेक्निक को और भी स्ट्रॉन्गर तरीके से यूज कर सकता है। जिसके साथ वो 6 बंदे मिलकर एक साथ अपने स्पिरिचुअल विल पावर से उस पर अटैक करते हैं, जो कि यार इतनी ज़्यादा थी कि किसी नॉर्मल एल्डर्स का तो बचना पूरी तरह से नामुमकिन था। लेकिन लू फेंग उसको हेड ऑन हेड फाइट कर रहा था। सडनली लू फेंग की जो माइंड थी वो इल्यूजन से भरी पड़ती है, उसकी परसेप्शंस कह सकते हो रियलिटी से बदलकर पूरी तरह से केओस में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लू फेंग के पास ली वन टेक्निक होती है, जिसकी वजह से उसका जो सर
का जो कह सकता है कि उसकी जो माइंड होती है वो पूरी तरह से क्लियर होती है, वो वहाँ पर उतनी ज़्यादा मैसअप में नहीं गई थी, उतनी सा पॉल्यूट नहीं हुई थी। इसकी वजह से वो समझ जाता है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, वरना यहाँ पे किसी भी अटैक किया जाता है ना किसी एल्डर पे तो कह सकते हो कि उसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, लू फेंग पे इसका कोई असर होता ही नहीं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि यहाँ पे 6 परफेक्शंस गॉड एम्पर रियलम के स्पिरिचुअल टाइप लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का अटैक मुझ पे किए गए हैं, लेकिन ये सभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लू फेंग को एक चीज़ रियलाइज हो जाती है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक परफेक्शन गॉड एम्पर रियलम के जैसे बंदे के पास इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो सोचो अल्ट्रा लिमिट लेवल एंटिटी की पावर कितनी ज़्यादा हो सकती। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि कोई बंदा अपने लेट परफेक्शन स्टेज पे हो और साथ में एक ऐसे बंदे की जो कि कैजुअल ब्रेक थ्रू करने के एकदम नज़दीक है। इतना बड़ा गैप होता है ना, उतना ही समझ लो एक किंग लेवल और एक परफेक्शन गॉड एम्पर की स्ट्रेंथ के बीच में होती है, जिसकी क्वालिटेटिव पावर्स स्पिरिचुअल विल पावर्स बहुत ज़्यादा होती है और लू फेंग इस चीज़ को जानता ही है। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने माइंड से उन सब के इल्यूजन को तोड़ता है, उन सबको बाहर निकाल फेंकता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इरप्ट करता है। और जबकि उनकी स्पिरिचुअल विल पावर्स फेल हो जाती है तो यार दिखाया जाता है कि उनकी जो मेन बॉडी होती है, जो कि रियल बॉडी होती नहीं है, वो एक्सप्लोड कर देती है। इसको देखकर वहाँ पे जितने भी 6 बॉडी थी वो फिर से अपने आप को मेटेरियलाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो उनकी कंबाइंड प्रेसेंस थी वो ऑलरेडी पैलेस मास्टर वेयंग और गाइतो को सरपास कर रखी थी। यहाँ पे लू फेंग अपने ब्लड सी को इंस्टेंटली सैटर करता है, जिसकी वजह से वो 6 लीडर्स होते ही वो यार कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से सिंपली निकल पड़ते हैं। अब देखो ये जो होते ना वो मरे नहीं थे, बल्कि लू फेंग ने अपने माइंड से उनके इल्यूजन को निकाल फेंका था। इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बस उनकी जो स्पिरिचुअल विल पावर्स थी वो क्लास बैक होने की वजह से वहाँ पे निकल पड़ी थी, जिसकी वजह से क्या सकता है कि उनके ऊपर इफेक्ट पड़ी थी, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं कर सकते थे लू फेंग का, और वो घंटा भी वहाँ पे लू फेंग भी कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ऐसे ही स्लैंग का यूज करता, जिसके साथ यहाँ पे वो सिंपली निकल पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली हुआ क्या, लू फेंग उनके रास्ते में आता है, वो भी यार कहता है कि बहुत हुआ और वो लू फेंग पे अटैक करते हैं, लेकिन लू फेंग उन सबके पावर्स को रेसिस्ट करता है। और जब लू फेंग उसको अपने माइंड से निकाल कर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बंदे भाग पड़ते हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे यार इन सब की स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट होती है। इनकी स्ट्रेंथ और बाकी मायने में कम हो, लेकिन इनकी स्पीड और स्पिरिचुअल विल पावर्स की जो पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से लू फेंग भी इसको कैच नहीं कर पाया होता है। अब यहाँ पे वो सब निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही थी, वो लोग मन में सोचने लगते हैं कि ये लू फेंग इसके पास जरूर एक पावरफुल सोल डिफेंस ट्रेजर होगा और मोस्ट लाइकली ये यूनान सिटी के टॉप 10 बंदों में से आता होगा और वो अपने जजमेंट्स बनाने लगते हैं। लेकिन उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हुआ था कि असल में जो चीज़ उनके सामने थी वो लू फेंग की सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी क्लोन्स मौजूद थी। लू फेंग ने अपने पावर्स को यूज ही कहा किया था, एक नॉर्मल से जो कि एल्डर लेवल क्लोन्स जितनी पावर्स को यूज़ करा था, जिसमें कि उसने उसके ट्रेजर्स थे ना वो अपनी फुल पोटेंशियल्स को यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हो रहा था। लू फेंग यहाँ पर उन सबको देखता है जो कि भाग रहे थे। लू फेंग भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। लू फेंग यहाँ पे ये तक कह देता कि अगर लू फेंग अपने इमोर्टल हार्ट ऑफ पाम रियलम को यूज करता तो एट द बेस्ट वो सिर्फ एक ड्रॉ वाली फाइट कर पाता, वो उनको कंप्लीटली नहीं मार पाता, क्योंकि अभी के फिलहाल लू फेंग ब्रेक थ्रू में है और यहाँ पर लू फेंग यार अभी के फिलहाल फॉर्मेशंस को नहीं यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर अपन लू फेंग अपने मेन बॉडी और ट्रू ट्रेजर्स को ले आए तो यार ये 6 बंदे ऐसे ही चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से लू फेंग कहता चलो जाने दो, अगर यहाँ पे मैं इनको एल्डर लेवल स्क्वाड्स को फेस नहीं कर सकता हम तो यार क्या ही कर सकते। लेकिन लू फेंग को ये चीज़ पता होता कि अगर मैं फेस नहीं कर सकता तो बाकी के एल्डर्स कैसे फेस कर सकते हैं। और लू फेंग ऑलरेडी आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर चुका था और मैनी एल्डर्स को भी ये चीज़ रियलाइज हो चुकी थी। एल्डर्स भी बेचारे क्या कर सकते हैं। हमने लू फेंग का केस देखा कि कैसे लू फेंग उन सबको हरा तो देता है स्पिरिचुअल माइंड पावर में, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। बाकी सब एल्डर्स तो लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, तो वो क्या ही कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे
वो देखते रखते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि एल्डर्स की मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी, उनकी रेसिस्टेंस करने की भी पावर्स घटती जा रही थी। एलाइट इन्फिल्ट्रेटर्स स्क्वाड एक एक करके सबको एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन एलाइट स्क्वाड्स को एलिमिनेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके साथ वहाँ पे मैसिव एल्डर स्क्वाड्स एक साथ, मतलब जो पहले 10-20 हुए थे वहाँ पे और भी संख्या बढ़ाकर वो वहाँ पर एल्डर्स की संख्या को बढ़ाने लगते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके साथ ही सभी चीज़ें होने लगती हैं और वहाँ पे डिफेंसिव फॉर्मेशंस भी ऑलरेडी बढ़ने लगती है। और हमें बताया जाता है कि यार आसमान के ऊपर जो फॉर्मेशंस लगी थी वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी थी, वो सारी जितने भी फॉर्मेशंस बचे हुए थे वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे एक्सटर्नल आर्मी के साथ फाइट करने की, और वो अपने लिमिट पे आ रही थी। यूनान सिटी अपने कोलैप्स के वर्ड्स पे आ चुकी थी। मास्टर ऑफ गिफेन सामने की तरफ देखते हैं और यार वो भी कहते कि डैम, मतलब कि यहाँ पे मास्टर ऑफ गिफेंग आ चुका था। ये वो वाला नहीं मास्टर ऑफ गिफेंग जिससे कि अपना ल्यूफेंग पंगा ले चुका था, ये होता है वो सिटी पैलेस लॉर्ड वाला गिफेंग नहीं है। अब यहाँ पे मास्टर ऑफ गिफेंग भी यहाँ पे आ चुका था और वो भी मदद कर रहा था, जहाँ पे वो भी इन सारी चीज़ों को देखकर कहता है डैम, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। लो उसने महसूस कर लिया था, उसने ऑलरेडी पता कर लिया था कि यार ये बैटल हम लोग नहीं जीत सकते हैं। रियलिटी में अभी तक आधा दिन भी पास नहीं हुआ था और अभी के फिलहाल ही यहाँ पे ये सब खत्म होने वाला था। डार्क होली रेलम के इन्फोर्समेंट चाहे कितने भी स्पीड क्यों ना हो वो टाइम पे नहीं आ पाएंगे, सब चीज़ तबाह होने वाले हैं। अगर यहाँ पे मास्टर ऑफ गिफिंग कहते हैं कि अगर यहाँ पे पैरिस मास्टर युंग यांग अपने सोल पॉल्यूशन से सफ़र ना होते, जिन्होंने अपने 2.5 ह्यूमन लेवल डॉग्स को कंप्लेन कर रखा था, अगर वो पूरी तरह से ऑल आउट जाते तो ज़रूर यहाँ पे कुछ होप हो सकता था। अगर यहाँ पे कुछ मिराकल हुआ तभी यूनान सिटी अपने आप को बचा सकता है, और यहाँ पे पैलेस मास्टर युंग यांग के अलावा मुझे किसी और के अंदर होप दिखता ही नहीं है। जिसके साथ हमें हेवन ड्वेलिंग केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पैलेस मास्टर युंग यांग भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे वो कहने लगते हैं कि यार जितने भी एल्डर से सब लोग मेरे ही भरोसे बैठे हुए कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई पता है कि यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये कम्प्लीटली होपलेस है। यहाँ तक कि जो लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन से वो लूफेंग कंट्रोल कर रहा है वो मेरे बस की बात ही नहीं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। और वो अपने यूनान सिटी के जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनसे मन में माफ़ी मांगते हुए कहता कि मुझे माफ़ करना, जिसके साथ हमें यहाँ दिखाया जाता है बम, एक ही झटके में जो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की जो आर्मी थी जो कि वहाँ चारों डायरेक्शंस में यार घेरे हुई थी सिटी को, वहाँ पे एक जगह एक्सप्लोर करते। और यहाँ पे शुरुआत के एपिसोड में आपको थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, लेकिन अभी के फिलहाल में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगेगी। माफ़ करना मैं उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अभी के फिलहाल थोड़ी मोड़ी परेशानी हो रखी है मुझे, इसलिए मैं उतना एक्साइटमेंट के साथ नहीं बता पा रहा, वरना आप लोग जानती हैं मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये सारी चीज़ें बताने लगता था। यहाँ पे ऐसे चलने लगती है, बम हर जगह धमाके होने लगते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी ये सेंस कर रखा था कि यूनान सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशंस वो बेयरली अपने आप को होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, और जबकि उन्होंने अपने इतने सारे आर्मीज को बुला रखा है तो वो एक साथ मिलकर सबको कमांड करते कि हमें एक साथ मिलकर अटैक करना है, किसी भी कीमत पे उन सबको डिसइंटीग्रेट करना है। यहाँ पर जो 4 किंग्स बाहर मौजूद थे वो भी अपने फुल पावर्स को एग्जर्ट करना शुरू करते हैं, एक ओवरवेलमिंग स्टॉर्म्स को पूरे के पूरे सिटी पे बरसा देते हैं। डिफेंसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने एब्सोल्यूट लिमिट पे आ चुके थे और फाइनली ये डिफेंस टूट जाते हैं। मतलब कि इतने देर से जो जंग हो रही थी फाइनली आज इस एपिसोड में वहाँ पे फॉर्मेशन टूट चुकी थी, यूनान सिटी में अंदर घुसने का रास्ता खुल चुका था। अब मॉन्स्टर्स अंदर जाके सबको मारना शुरू कर देंगे। लूफेंग अभी तक ब्रेक थ्रू किया ही नहीं, आखिरकार किया जा सकता, आखिरकार बचने का क्या रास्ता है, हम लोग तो ये सब अभी देखने वाले हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी, रास्ता खुल चुका है, वो सारे मिलर्स
बिलियंस में जितने भी लो लेवल से किंग लेवल्स के एंटिटी है वो सभी अब यूनान सिटी के अंदर घुस कर सबको मारने वाले हैं। इसके साथ वहाँ पे जितने भी इन्वेडर्स होते हैं वो हंसते हुए कहता है कि हम लोग जीत चुके हैं, सिटी की वॉल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन वो टूट चुकी है। वो सभी किसी सुनामी की तरह अंदर घुसना शुरू करते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी एल्डर्स थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितने भी रिमेनिंग फॉर्मेशन है उन सबका यूज करके जो अंदर घुस रहे हैं उन सबको मारा जाए। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इंट्रूडर्स के बीच में अर्ली स्टेज और मिड स्टेज के गॉड एम्प्रेस के बंदे मौजूद थे। वो फॉर्मेशन से टकराने की वजह से वहीं पे चूर चूर हो जाते, राख हो जाते, वो कुछ भी कर नहीं सकते। देखो शुरुआत में हमने आर्मी में किसी भी आर्मी में देख लो, सोलो लेवलिंग की ही बात कर लो, संग जिनू पहले नहीं घुसता, वो सबसे पहले अपने आर्मीज को भेजता अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, पहले किंग नहीं घुसता है बल्कि वो अपने नॉर्मल बंदों को एम्बुश करने देता है कि जाओ घुसो, तुम पहले उन सबकी पावर्स को एक्सटिंग्विश करो, तब हम लोग जाके। और यार कह सकते हो कि ये अर्ली और मिड वाले भी बहुत ही लालची होते हैं, ये मौका देखते नहीं घुस पड़ते हैं क्योंकि इनको अपनी जान की पड़ी ही नहीं होती है। वो वहाँ पे जाते लेकिन उन सब फॉर्मेशन की वजह से वहीं पे मारे जाते हैं। जिसके साथ वहाँ पे ऐसे ही चलने लगती है और एक और अल्ट्रा लिमिट लेवल एंटिटी वहाँ पे अंदर घुसते हैं। फाइनली यहाँ पे वो एल्डर्स को भी मारना शुरू करते हैं, कहता है कि चलो सबको खत्म करते हैं और वहाँ पे सब लोग दहाड़ कर अंदर घुसना शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये असल में 1000 परफेक्शंस गॉड एम्पायर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की एक आर्मी होती है जो कि यूनान सिटी के कोर रीजन की तरफ बढ़ रही थी, जो कि फाइनल रेसिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म करने वाली थी। अब देखो यहाँ पे आउटर कोर और इनर कोर थी, आउटर ब्रीच हो चुका था और फाइनली वो इनर कोर की तरफ जा रहे थे ताकि वो वहाँ पे फाइनल फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर सके। अभी हमें कंफर्म नहीं बताया गया लेकिन हाँ ये है कि इनर कोर के अंदर भी अपनी खुद की फॉर्मेशंस लगी ही होगी, जो कि इनर एरिया है तो इनर एरियाज की अपनी ही वैल्यू होती है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेक्शन होना जरूरी है। और आउटर रीजन में अभी फिलहाल में स्लाउटिंग तो चल नहीं वाली है, जिसके साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ पे अटैक करना शुरू करते हैं और वहाँ पे जितने भी यूनान सिटी के बंदे थे ना वो उनकी फटी पड़ी हुई थी क्योंकि मॉन्स्टर्स सभी दया नहीं दिखाने वाले थे। वहाँ पे दिखाया जाता है कि सब कहते कि ये खत्म हो गया, यहाँ पे यूनान सिटी अब फिनिश होने वाला है। एल्डर्स बस देख सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे बहुतों के क्लोन्स थे और यहाँ पे बहुत ऐसे थे जिनके क्लोन्स थे ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो पैनिक नहीं करते। वो यहाँ पे कहते हैं कि हमने जितनी मेहनत की ताकि हम लोग इस सिटी को बचा सके हमने की, लेकिन ये फिर भी फॉलन करने वाला है। यहाँ पे अब सब लोग मैस्केयर होने वाला है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से तबाही होने वाली, कत्लेआम मचने वाले, हम लोग अपनी आंखों से सबको मरता हुआ देखेंगे। यहाँ पे ये सब चलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे जितने भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स थे उन सबकी हालत में क्या ही बताओ। वो होता ना जब अपनी आंखों से वो मौत का मंजर देखना, कभी मौत को फील किया वैसे तो हमने भी फील नहीं किया है, क्या पता कभी कर लूँ। वहाँ पे वही उन सबको फील हो रहा होता है, मतलब कि मौत उन सबके सामने सर पे चढ़ी है, सब लोग मारे जाने वाले हैं, सबको पता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, सब लोग हार मान चुके हैं, एल्डर्स भी हार मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। आखिर क्या ऐसी वजह होगी कि यूनान सिटी को बचाया जा सकता, क्या लूफिंग ब्रेक थ्रू कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो अब हम देखने ही वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे ये सब चल नहीं वाला था, वहाँ पे सब लोग यही बात करने लगता है प्रैक्टिस में, जो कि यार क्या सकते, कुछ लोग तो सदमे में जा चुके थे, कुछ उदास में कहते हैं कि प्रैक्टिशनर्स आखिरकार हम लोग ऐसे कैसे मर सकते हैं, यूनान सिटी ऐसे फेल कैसे हो सकता है, कहाँ पैलेस मास्टर है, आखिरकार वो लाइन को क्यों नहीं होल्ड कर रहे हैं। जिसके साथ वो सभी ऊपर देखने लगते हैं जहाँ पे अल्ट्रा लिमिट लेवल की एंटिटी थी, पहले तो सिटी में एक थी लेकिन अभी और आ चुके हैं, काउंटलेस लीडर लेवल के बेंग्स अंदर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे कुछ तो सदमे में थे, कुछ तो सदमे में ही हंसना शुरू करते और यहाँ पे हंसते हुए कहते कि मैंने इतने लंबे अरसे से कल्टिवेट किया, मैंने यहाँ तक कि अपने ओरिजिन वर्ल्ड जिसमें कि मैं जन्म लिया उसको सरपास कर दिया और मैं अपने स्ट्रांग होने के पाथ पे गया, जहाँ पे मैंने काउंटलेस पावर हाउसेस को मारा, उनको आगे बढ़ा,
कॉस्मोस तक को पछाड़ दिया। लेकिन आज आज मैं फाइनली इस कैलेमिटी को देख पा रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हमारे जैसे फाइनली हम लोग मरने वाले हैं। क्या क्या यही मेरी कल्टिवेशन जर्नी का एक एंड होता है? अब यहाँ पे मेरी एक नहीं, मैंने ऑलरेडी आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि ये ओरिजिन वर्ल्ड के एतबार इन सब का क्लोन बनाने का क्या ही मतलब नहीं बनता। अपने डीमिंग को देख लो यार, वो भी ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है, लेकिन वो क्लोन बनाने के टेक्निक नहीं जानता। या अनडाइंग तक क्लोन बना लेते हैं, गॉड एम्प्रेस क्यों नहीं बना पाते? एक जवाब तो दिया था लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन रीजंस हो सकते हैं कि यार क्लोन्स बनाने के अपने कुछ होते हैं जो कि नहीं पता इन सबको। जिसके साथ यहाँ पे इतने मतलब बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स तो अपनी किस्मत को भी मान रखे थे और अपनी पूरी तरह से मान रखे थे कि यार अब हम लोग मरने वाले हैं। वो जान चुके थे कि अब सिर्फ एक ही चीज़ आने वाली है, मौत। अब मौत के अलावा कुछ नहीं हो सकती। जिसके साथ हमें लू फेंग के केव रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के फिलहाल उसके जितने भी ट्रस्टेड सब ऑर्डिनर्स थे, एम्पर किंग, एम्पर मिंग, एम्पर फू, वो सभी आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं। और एम्पर किंग, एम्पर फू के पास अपनी क्लोन्स टेक्निक थी, लेकिन एम्पर मिंग के पास नहीं थी। जहाँ पे एम्पर मिंग कहता है कि अल्लो मेरे पास लाइफ सेविंग ट्रेजर से, लेकिन जबकि सिटी को एनिमी ने सील कर रखा तो यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। मैं जानता था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और जब से मैंने अपने घर को छोड़ा था मैं ऑलरेडी जान चुका था कि यार एक दिन मुझे मरना ही है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यार ये इतनी जल्दी आने वाला है। एम्पर किंग, एम्पर फू भी यार देखते हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके साथ एम्पर किंग लू फेंग के मेडिटेशन चैम्बर्स की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर का ब्रदर लू फेंग अभी भी सेक्लूजन में क्यों है। अब उनके और लू फेंग के बीच में एक फेंट कार्मिक कनेक्शन बन चुका था, जिसकी वजह से वो लू फेंग के फॉर्म में लू फेंग के क्लोन्स को सेक्लूजन में महसूस कर पाते, जो कि अभी तक इमर्ज नहीं हुआ था। यहाँ तक कि सिटी बिखरने वाला था। जिसके साथ हमें चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग सिटी लॉर्ड था। तो लू फेंग को यूनलान सिटी में जो भी चीज़ हो रही थी उसके बारे में अच्छे से पता था। वो कैसे देखता है कि एनिमीज के लीजन सिटी के अंदर पूरी तरह फ्लड से भर चुके हैं। वो मस्केयर को देख पा था, कत्लेआम होते हुए देख पा था, जहाँ पे यार कह सकते हो कि लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि यार सिटी गिरने वाला है, तबाह होने वाला है। लेकिन अभी तक उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया है। वहाँ पे अपनी कल्टिवेशन को स्पीड करने लगता, फास्ट फास्ट मुझे और भी तेज होना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जहाँ पे उसकी जो पावर्स थी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। 100 कैलेमिटी हॉट एसेंस की वजह से उसके ऊपर सोल का जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और वो और भी प्रेशर लगा था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा था जैसे कि वो कई दफ़ा मारा जा चुका है। ये पेन अनबियरेबल हो रहा था और वहाँ पे अपने उस सारे लिमिट्स को सरपास करता बूम बूम बूम। लू फेंग की जो सोल थी, जो इतनी ज़्यादा काँप रही थी, उसकी पेन एकदम से गायब हो जाती है। दिखाया जाता कि एकदम से यार लू फेंग की जो पावर्स होती है वो एकदम से कह सकते हो कि ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ख़त्म नहीं होती है, मतलब जो दर्द होता है वो ख़त्म हो चुकी थी। उसको एक अल्टीमेट क्लैरिटी का सेंस होता है। वो ऐसा लग रहा था कि वो हर एक चीज़ को समझ पा रहा है। उसकी थॉट्स हजारों गुना तक बढ़ चुकी थी उसके नॉर्मल स्टेट से भी, मतलब 1000 × 3000 कर दो उतनी ज़्यादा उसकी अभी फास्टिंग प्रोसेस हो चुकी थी। उसके अंदर काउंटलेस इंसाइट्स आना शुरू करता हो। यही वो समय होता है जहाँ पे लू फेंग ने अपने आप को बना रखा था विदिन अ 10 शॉट्स ब्रेड। फिर से बूम होता है। लू फेंग फाइनली अपने आप को फुली परफेक्ट करता है, वो अपने ट्रांसेंडेंट लाइफ एंड डेथ दाव के अंदर चला जाता है और फाइनली सक्सेस। लू फेंग फाइनली यहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है, मतलब यहाँ पे फाइनली लू फेंग ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और इसी मोमेंट पे लू फेंग गॉड स्टेज के लेट स्टेज के अंदर एंटर कर चुका होता है। और यहाँ पे कह सकते हो कि लू फेंग एंट्री कर चुका था लेट स्टेज में, ब्रेक थ्रू कर दिया होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन उसी वक्त दिखाया जाता है कि यार लू फेंग न जाने कहां से फिर से उसके सोल के अंदर पेन आना शुरू हो जाती है। लेकिन लू फेंग को जरा सा भी इसके बारे में केयर नहीं था। लू फेंग पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे अभी भी टाइम था। बुम, लू फेंग की जो कल्टिवेशन थी वो चैम्बर जिसमें था वो एकदम से ब्लास्ट होती, वहां पे एकदम से धमाका होता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फाइनल बैटल देखने वाले, क्योंकि लू फेंग फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार लू फेंग नेक्स्ट एपिसोड में एकदम से भयंकर वाली फाइट के आए। चांसेस तो है 80-90% की हाँ फाइट तो होंगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसे यार राइटर्स बहुत ही बोरिंग एपिसोड्स कर देते हैं। तो आई होप
कल की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। साथ कल में यार भगा देना चाहिए उन सबको, राइटर को थोड़ा लंबा लाना चाहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बात करें अभी जर्क ओवरलॉर्ड की, तो माफ़ करना अभी के फ़िलहाल मेरी वॉइस में भी थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है और साथ में मेरी तबीयत भी थोड़ी अभी बहुत ही ख़राब है, इसलिए फ़िलहाल मैं माफ़ करना, मैं नेक्स्ट कल देखूँगा। तब तक मेरी तबीयत शायद ठीक हो जाए, तब तक के लिए बाय।